रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी, ये कहानी हम सब ने सुनी है। एक ऐसी कहानी जिसने सदियों से हमारी कल्पनाओं को, हमारी सोच को एक तरह से जकड़ रखा है। सुंदरता, जुनून और जंग की ये कहानी आज भी उतनी ही चर्चा में है। पर सवाल ये है कि इस मशहूर कहानी में हकीकत कितनी है और फसाना कितना। चलिए इस कहानी के सबसे मजेदार और सबसे विवादित सवाल से ही शुरुआत करते हैं। क्या अलाउद्दीन खिलजी ने सच में रानी पद्मावती को आईने में देखा था? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास और लोक कथा के बीच की एक बहुत ही धुंधली सी लाइन पर खड़ा है। तो आइए इस कहानी की परतों को जरा खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो ऐतिहासिक घटना क्या थी जिससे ये कहानी जुड़ी हुई है। अच्छा, तो जो कहानी हम सबने सुनी है या जो सबसे पॉपुलर है वो ये है कि 1303 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर हमला सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में सुनकर उन्हें हासिल करना चाहता था। यही कहानी है जो फिल्मों और किस्सों के जरिए हम तक पहुंची है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतनी दिलचस्प कहानी ये आई कहाँ से? इसका असली सोर्स क्या है? चलिए पता करते हैं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। पद्मावती की ये जो कहानी है वो उस दौर के किसी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से नहीं आती, बल्कि ये आती है 16वीं सदी में लिखे गए एक महाकाव्य से। मतलब ये इतिहास नहीं, ये साहित्य है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया 1303 में और मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना महाकाव्य पद्मावत लिखा 1540 में। यानी असल घटना और उस पर लिखी कहानी के बीच पूरे 237 साल का फासला है। ये बहुत बड़ा गैप है। तो इसे लिखा किसने था? इसे लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने, जो भक्ति काल के एक सूफी कवि थे। उन्होंने ये महाकाव्य एकदम ठेठ अवधी बोली में लिखा था। और एक और मजेदार बात यह है कि 20वीं सदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी किताब त्रिवेणी में जायसी को एक खास जगह दी और तभी से जायसी फिर से चर्चा में आए। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतिहास से हम असल में क्या जानते हैं और वो कौन सा पॉइंट है जहां से कविता और कल्पना की दुनिया शुरू हो जाती है। यहाँ इतिहास और काव्य के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, इतिहास हमें बताता है कि खिलजी का हमला एक राजनैतिक हमला था, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। उस वक्त के इतिहासकार जैसे अमीर खुसरो पद्मावती नाम की किसी रानी का जिक्र तक नहीं करते। हाँ, ये सच है कि 1303 में जौहर हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जायसी का काव्य है जो हमले की वजह पद्मावती की सुंदरता को बताता है और उस आईने वाले सीन को कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना देता है। तो इससे ये तो साफ हो जाता है कि ज्यादातर हिस्टोरियंस इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि आईने वाला जो सीन है वो एक साहित्यिक कल्पना है, एक लिटरेरी डिवाइस। उस दौर के किसी भी सोर्स में, चाहे वो अमीर खुसरो हो या ज़ियाउद्दीन बरनी, इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता। तो अगर पद्मावत इतिहास नहीं है तो फिर ये है क्या? असल में ये एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल काव्य है। चलिए इसके असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। असल में जायसी का ये महाकाव्य एक रूपक है, एक सूफी एलेग्री। मतलब ये कहानी जो दिखती है वो असल में है नहीं। इसके हर किरदार, हर घटना का एक गहरा आध्यात्मिक मतलब है। ये आत्मा की उस यात्रा की कहानी है जो परमात्मा से मिलने के लिए की जाती है। सूफी दर्शन का यही तो मूल है। और ये प्रतीक क्या है वो इस स्लाइड में बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए, राजा रत्नसेन वो प्रतीक है इंसान की आत्मा के, रानी पद्मिनी वो प्रतीक है परमात्मा का या बुद्धि का, अलाउद्दीन वो दुनिया की मोहमाया है, और वो हीरामन तोता जिसने रत्नसेन को पद्मिनी के बारे में बताया था वो एक गुरु या स्पिरिचुअल गाइड का प्रतीक है। सूफी फिलॉसफी में ना प्यार का ये जो कॉन्सेप्ट है वो दो तरह का होता है। एक है इश्क मजाजी यानी दुनिया का प्यार, फिजिकल लव, और दूसरा है इश्क हकीकी यानी ईश्वर से प्यार, डिवाइन लव। और सूफियों का मानना है कि ये जो दुनियावी इश्क है ना, यही असली इश्क तक पहुंचने का एक रास्ता बनता है। पद्मावत इसी फिलॉसफी को दिखाता है। लेकिन पद्मावत सिर्फ फिलॉसफी का भारी भरकम ग्रंथ नहीं है, ये इंसानी जज्बातों का, इमोशंस का भी एक बहुत ही कमाल का चित्रण है। खास तौर पर राजा रत्नसेन की पहली पत्नी रानी नागमती के विरह यानी जुदाई के दर्द का जैसा वर्णन जायसी ने किया है, वैसा हिंदी साहित्य में कहीं और मिलना मुश्किल है। और नागमती का ये दर्द इन लाइनों में तो जैसे अपने पीक पर पहुंच जाता है।
वो कहती हैं, मैं इस शरीर को जलाकर राख कर दूं और हवा से कहूं कि इसे उड़ा ले जाए। क्या पता ये राख उड़कर उस रास्ते पर जा गिरे जहां मेरे प्रियतम अपने पैर रखते हैं। मतलब जुदाई के दर्द की ऐसी गहरी और मार्मिक तस्वीर सच में कमाल है। तो इन सब बातों के बाद हम पद्मावत को आज कैसे देखें? इसकी विरासत क्या है? तो देखा जाए तो पद्मावत कई चीजें एक साथ है। ये हिंदी लिटरेचर का एक मास्टरपीस है, एक बहुत ही गहरी सूफी फिलॉसफी की किताब है। ये कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली कल्चरल सिंबल है जो आज भी इतिहास और कला के बीच की बहस को जिंदा रखे हुए है। और आखिर में ये हम एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज के समय में हम साहित्य और इतिहास के इस मेल को कैसे समझें? कैसे हम कहानियों की ताकत और ऐतिहासिक तथ्यों की ज़रूरत के बीच एक बैलेंस बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। पद्मावत, ये नाम सुनते ही शायद जहन में एक बड़ी सी प्रेम कहानी या फिर एक ऐतिहासिक विवाद की तस्वीर बनती है। लेकिन क्या ये 16वीं सदी का ग्रंथ सिर्फ एक कहानी है, या इतिहास, या फिर कुछ और ही है? चलिए आज इसमें जरा गहराई से उतरते हैं और इस मशहूर लेकिन थोड़ी उलझी हुई रचना की एक एक परत को खोलते हैं। यही वो सवाल है जो सदियों से बड़े बड़े विद्वानों और पढ़ने वालों को उलझाता रहा है। क्या पद्मावत में जो लिखा है वो सच है? क्या रानी पद्मावती और राजा रत्नसेन सच में थे, या ये सब मलिक मोहम्मद जायसी की एक शानदार कल्पना थी? तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो हम इसे समझेंगे कैसे? हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कथा इतनी पॉपुलर क्यों है। फिर कहानी को उसके 2 अलग-अलग हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। हम ये भी पड़ताल करेंगे कि इसमें कितना इतिहास है और कितनी कल्पना। और फिर इसके सबसे गहरे यानी सूफी रहस्य को उजागर करेंगे और साहित्य की दुनिया में इसका क्या मुकाम है ये भी जानेंगे। और आखिर में हम पद्मावत के असली सत्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पद्मावत कोई एकदम नई कहानी नहीं थी। मतलब जब जायसी ने इसे लिखा, उससे भी सदियों पहले से पद्मिनी या पद्मावती की कहानी उत्तर भारत में, खास तौर पर राजपूताने में, एक लोक कथा की तरह लोगों की जुबान पर थी। और इसका गहरा जुड़ाव शायद सती प्रथा की परंपरा और उसके गौरव से भी था। अब बात करते हैं इस ग्रंथ की बनावट की। इसे समझने के लिए जो विद्वान हैं वो इसे साफ तौर पर 2 हिस्सों में बांटते हैं। कहानी का पहला हिस्सा यानी पूर्वार्ध और दूसरा हिस्सा यानी उत्तरार्ध। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों हिस्सों का मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है मानो 2 अलग-अलग कहानियां पढ़ रहे हों। यहाँ देखिए, पहला आधा हिस्सा जो पूर्वार्ध है वो बिल्कुल किसी परी कथा जैसा है। राजा रत्नसेन एक बोलने वाले तोते से पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुनता है और बस सब कुछ छोड़कर उसे पाने के लिए सिंघर द्वीप निकल पड़ता है। ये हिस्सा पूरी तरह से काल्पनिक और रोमांच से भरा है। लेकिन कहानी का दूसरा आधा हिस्सा उत्तरार्ध एकदम से जमीन पर आ जाता है, बहुत यथार्थवादी हो जाता है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर हमला, भयानक युद्ध और जौहर का जिक्र है, जो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि इस कहानी में आखिर कितना इतिहास है और कितनी कल्पना। चलिए इसे एक एक करके सुलझाते हैं। हाँ, कहानी में कुछ बातें तो बिल्कुल सच्ची हैं, जिनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। राजपूत महिलाओं का जौहर करना, ये प्रथा भी उस दौर में थी। चित्तौड़ और दिल्ली ये जगहें भी असली हैं। और तो और जायसी ने अपने समय के शासक शेर शाह का भी जिक्र किया है, जो इसे एक असल टाइम फ्रेम में सेट करता है। लेकिन दूसरी तरफ कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से काल्पनिक है। जैसे सिंघल द्वीप का वो जादुई राज्य, इंसानों की तरह बात करने वाला और रिश्ते जुड़वाने वाला तोता हीरामन, जादू टोना जानने वाला राघव चैतन और रत्नसेन को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाने जैसी घटनाएं, ये सब जायसी की अपनी कल्पना की उपज हैं। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ तक कि राजा और रानी के जो नाम हैं, रत्नसेन और पद्मावती, वो भी ऐतिहासिक रूप से पक्के नहीं हैं, बल्कि लोक कथाओं से लिए गए लगते हैं। लेकिन अगर हम पद्मावत को सिर्फ इतिहास और कल्पना की लड़ाई में फंसा दें, तो हम इसके सबसे गहरे और शायद सबसे जरूरी पहलू को भूल जाएंगे। असल में पद्मावत एक कहानी के अंदर एक और कहानी है, एक गहरा आध्यात्मिक सूफी रूपक।
पद्मावत जो है वो सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का एक शानदार नमूना है। अब ये सूफी प्रेमाख्यान क्या है, इसे ऐसे समझिए। सूफी कवि अक्सर दुनिया के प्रेम की कहानियां यानी इश्क मजाजी का सहारा लेते थे ताकि वो ऊपर वाले से प्रेम यानी इश्क हकीकी की बात कर सके। मतलब प्रेम कहानी तो सिर्फ एक पर्दा है जिसके पीछे एक आध्यात्मिक संदेश छिपा होता है। और जैसे ही हम किरदारों को इस सूफी नजरिए से देखते हैं, पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है। देखिए, राजा रत्नसेन असल में इंसान की आत्मा है। राजकुमारी पद्मावती वो परमात्मा या दिव्य ज्ञान है जिसकी आत्मा को तलाश है। चित्तौड़ का किला हमारा ये शरीर है। बोलने वाला तोता हीरामन कोई और नहीं बल्कि वो गुरु है जो आत्मा को परमात्मा का रास्ता दिखाता है। और अलाउद्दीन खिलजी वो दुनिया की माया है जो आत्मा को अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करती है। अच्छा, साहित्यिक दुनिया में एक और बड़ी बहस चलती है कि क्या पद्मावत को एक महाकाव्य कहा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा सम्मान होता है जो हर महान रचना को नहीं मिलता। इसे समझने के लिए चलिए इसकी तुलना एक जाने माने महाकाव्य से करके देखते हैं। जब हम पद्मावत को रामचरितमानस जैसे महाकाव्य के सामने रखते हैं तो कुछ फर्क साफ नजर आने लगते हैं। पद्मावत का मकसद एक व्यक्तिगत प्रेम को पाना है, जबकि रामचरितमानस का मकसद अधर्म पर धर्म की जीत दिखाना है। पद्मावत का नायक रत्नसेन अक्सर इम्पल्सिव यानी आवेगी और थोड़ा कमजोर भी दिखता है, जबकि राम का चरित्र त्याग और जिम्मेदारी का प्रतीक है। पद्मावत मुख्य रूप से प्रेम और युद्ध के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि मानस जीवन के लगभग हर पहलू को छूता है। इसलिए ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि पद्मावत महान तो है, पर महाकाव्य के पारंपरिक पैमानों पर शायद पूरी तरह खरी नहीं उतरती। तो फिर इससे क्या कहा जाए? विद्वान इसे मध्ययुगीन रोमांचक काव्य या प्रेमाख्यानक काव्य कहना ज्यादा सही मानते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये इसकी रोमांटिक और कहानी वाली प्रकृति को बेहतर ढंग से बताता है। तो अब इन सारी परतों को, लोक कथा, इतिहास, कल्पना और सूफी दर्शन को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अब हम पद्मावत के असली सत्य के करीब पहुंच रहे हैं। और यही शायद पद्मावत का सबसे बड़ा सच है। इसकी कीमत इसकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी में नहीं, बल्कि इसकी साहित्यिक खूबसूरती और इसकी कला में है। ये इतिहास की किताब नहीं है, ये साहित्य का एक नायाब नमूना है। और सच कहें तो यही तो पद्मावत का जादू है। इसकी असली शक्ति इसी बात में है कि ये एक ही समय में एक रोमांचक प्रेम कहानी भी है, एक बहादुरी से भरी युद्ध कथा भी, और आत्मा की परमात्मा से मिलने की एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा भी। इसकी ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि एक कहानी अपने अंदर कितने सच लेकर चल सकती है। पद्मावत हमें दिखाता है कि सच की कई परतें हो सकती हैं, ऐतिहासिक, काल्पनिक और आध्यात्मिक, और ये सभी एक ही कथा में एक साथ खूबसूरती से मौजूद रह सकती हैं।